Bismillahirrahmanirrahim. In the last topic related to development, we discussed development from the zygote up to gastrula, where the three germinal layers were developed. In today's topic, we will discuss about the embryonic development beyond the gastrula, and the process of organogenesis, where the organs and the rudiments of the organs start to develop in the growing embryo. So embryonic development and the step of organogenesis, where organ starts to develop. So organogenesis is the phase of embryonic development that starts at the end of gastrulation and continues until birth. During organogenesis, the three germ layers formed from gastrulation form the internal organs of the organism. During organogenesis, various regions of the germ layers develop into rudimentary organs. ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर जो गैस्ट्रूला के थ्री जर्म लेयर्स थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स के इब्तिदाई शक्लों में डेवलप होते हैं. Early in vertebrate organogenesis, the notochord forms from mesoderm and the neural plate forms from ectoderm. ये नोटोकार्ड का जिक्र हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था कि मेसोडर्म डेवलप होने के बाद उसमें एक्टोडर्म से बिल्कुल नीचे मेसोडर्म में मिड डॉर्सल लाइन में कुछ सेल्स एक स्टिफ रॉड के शक्ल में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं. जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं नोटोकार्ड, और इसका आगे जो है ना रोल है एज ए प्राइमरी ऑर्गेनाइजर. यही वो स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन करता है. जो सराउंडिंग टिश्यू है, मसलन एंडोडर्म है, ऊपर एक्टोडर्म है, उसमें कुछ मॉर्फोजेनेटिक स्टिमुलाई भेजते हैं कि वो किसी खास ऑर्गन में डेवलप हो जाए. तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर नोटोकार्ड को इस मरहले में किसी एम्ब्रियो से हटाया जाए तो आगे जो सेल्स है वो डिवाइड तो होते रहेंगे. वो कोई मल्टीसेलुलर मास बना सकते हैं, कोई बिल्ली टिश्यू बना सकती है, लेकिन उसमें से ऑर्गन्स नहीं बनेंगे जब तक ये नोटोकार्ड नहीं होगा. इसलिए इसका रोल है एज एन ऑर्गेनाइजर. इट causes embryonic induction. It produces signals which stimulate the surrounding and the neighboring tissue to develop into certain organs. So organogenesis का जो सबसे पहला मरहला है वो न्यूरुलेशन है. न्यूरुलेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम फ्रॉम द एक्टोडर्म. So neurulation is the folding process in embryos which includes the transformation of the neural plate into the neural tube. It begins in the first month of development. The process begins when the notochord induces the formation of central nervous system by signaling the ectoderm germ layer above it to form the thick and flat neural plate. ये नोटोकार्ड बिल्कुल अपने ऊपर एक्टोडर्म के कुछ सेल जो है उसको सिग्नल्स भेजते हैं ताकि वो थोड़े से थिकन हो जाए और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाए जो कि along the long axis in the ectoderm dorsal side पे मौजूद होगा. This structure is called neural plate. The neural plate folds in upon itself to form the neural tube. और यही जो neural plate है फिर ये इनफोल्डिंग करता है above the notochord, और इससे एक इब्तिदा में न्यूरल ग्रुप बनेगा जिसके किनारे न्यूरल फोल्ड्स होंगे और आखिरकार ये अलग हो जाएगा तो न्यूरल ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर लेता है, which will later differentiate into the spinal cord and the brain, eventually forming the central nervous system. ये जो न्यूरल ट्यूब बनेगा इसका एंटीरियर एंड ब्रेन में और पोस्टीरियर एंड जो है वो स्पाइनल कार्ड में डेवलप होगा. अब इस प्रोसेस को जरा डायग्रामेटिकली देख ले. ये पूरा आपका जो गेस्ट्रूला स्टेज में जो अपर लेयर था वो है जिसको हम कहते थे एक्टोडर्म. ये वाला लेयर था मेसोडर्म और इससे नीचे होगा एंडोडर्म, इस जहाँ यहाँ पर दिखाया नहीं गया है. सो मेसोडर्म में मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें बिल्कुल एक्टोडर्म से बिल्कुल नीचे डर्सल लाइन से के दरमियान में एक एलांगेटेड स्ट्रक्चर स्टिफ रॉड की शक्ल में डिफरेंशिएट हो जाता है. ये जो स्ट्रक्चर बनता है मेसोडर्म में इसको कहते हैं नोटोकार्ड. और नोटोकार्ड जो है अब रोल प्ले करता है एज एन ऑर्गेनाइजर.
इट विल कॉज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ये जो सराउंडिंग इसकी सेल्स है, जैसे एंडोडर्म के सेल्स हो गए या एक्टोडर्म के सेल हो गई, नाउ इट विल सेंड सम morphogenetic stimuli and will dictate these cells to differentiate into certain organs. अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ हैंस पिमिन्स और इस तरह के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे कि अगर इस स्टेज पे नोटोकार्ड को हटाया जाए तो दीज स्ट्रक्चर्स अबाउट मींस द एक्टोडर्म, it will spread out and will be dividing its cells, but will not be able to develop into nervous system. So here the notocard is playing a role of organizer. It causes embryonic induction. तो अब ये क्या है कि एक्टोडर्म जो कि नोटोकार्ड के बिल्कुल ऊपर है, इस एक्टोडर्म में ये दरमियान में इसके ऊपर पड़े जो सेल्स लाई करते हैं, इनको ये थोड़ा सा थिकन करके एक खास स्ट्रक्चर की शक्ल दे देते हैं, इसको कहते हैं न्यूरल प्लेट। ये रिस्ट ऑफ द एक्टोडर्म से जरा मुख्तलिफ होता है, इसके सेल थिकन होते हैं और दरमियान में आकर एक प्लेट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी ये जो किनारे हैं दे आर नाउ कॉल्ड एज न्यूरल प्लेट बॉर्डर्स। दिस इज नाउ द न्यूरल प्लेट। और ये रिस्ट जो है ये दूसरा ये आम एक्टोडर्म का लेयर है, और ये मेसोडर्म रिस्ट ऑफ द मेसोडर्म है, और ये दरमियान में जो स्ट्रक्चर बना था वो था नोटोकार्ड। तो नोटोकार्ड इंड्यूसेस दिस एक्टोडर्म, और खासकर इसके ऊपर जो बिल्कुल इसके ऊपर सेल पड़े हैं, टू डिफरेंशिएट इनटू न्यूरल प्लेट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप of the process of neurulation. यानी the neuro ectodermal tissue differentiates from the ectoderm and thickens into neural plate. ये जो पूरा लेयर था ectoderm जिसको हम कहते थे, इसमें दरमियान का जो लेयर जो बिल्कुल नोटोकार्ड के ऊपर है, वो दूसरे आम ectoderm के सिलसिले से मुख्तलिफ होकर एक प्लेट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको कहते हैं न्यूरल प्लेट। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, ये जो न्यूरल प्लेट के सेल है वो फोल्ड इन कर जाते हैं एक्टोडर्म के ऊपर। ये जो पूरा लेयर है ये अंदर घुस जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। दिस ग्रूव व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड न्यूरल ग्रूव। और ये जो एक्टोडर्म के दूसरे किनारे थे जो इस तरफ आ रहे हैं, जो कि कन्वर्ज होकर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड न्यूरल फोल्ड्स। ये सिलसिला जारी रहता है फोल्डिंग का, और ये किनारे एक दूसरे के करीब आने का इन द सेकंड स्टेज। सो कन्वर्जेंस होती है ऑफ द न्यूरल फोल्ड्स कमिंग टू ईच अदर, और जो अंदर स्ट्रक्चर ग्रू की शक्ल में आया था उसके किनारे भी एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। ये जस्ट अबाउट द नोटोकार्ड द एक्टोडर्म हैज इन्वेजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल ग्रू। सो द न्यूरल प्लेट बिंड्स डार्सली, ये बिंड करता है नीचे की तरफ डार्सल साइड से, विद टू एंड्स जॉइनिंग एट न्यूरल प्लेट। और इसके ये जो दो एंड्स है जिसको न्यूरल फोल्ड कहते हैं, वो जॉइनिंग एट द न्यूरल प्लेट बॉर्डर्स, जो जिसको हम पहले यहाँ न्यूरल प्लेट बॉर्डर्स कहते थे, अब वो एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं। और जब ये करीब पहुंचेंगे तो पहले तो फोर्ड से, अब जब ये टच करेंगे आगे देखेंगे कि इनको फिर बन जाते हैं न्यूरल क्रेस्ट, जिसका आगे जिक्र आ रहा है। अच्छा, अब ये सिलसिला जब मुसलसल कन्वर्जन का जारी रहता है तो यहाँ पर एक्टोडर्म और यहाँ पर एक्टोडर्म आपस में जुड़ जाते हैं। जो न्यूरल ग्रू था वो भी आपस में जुड़कर पिंच अप हो जाता है, अलग हो जाता है इस लेयर से, एंड फॉर्म ए लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड नाउ न्यूरल ट्यूब। एक्टोडर्म जो पेवर एक्टोडर्म था अब वो फ्यूज होकर ऊपर का लेयर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जो न्यूरल प्लेट बॉर्डर्स थे अब यहाँ टच करने के नतीजे में वो भी ट्यूब पेवरली अलग हो जाता है, और ये जो किनारे थे दे फॉर्म अनदर लेयर, एडिशनल लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूरल क्रेस्ट। और ये न्यूरल क्रेस्ट जो है ये खास किस्म के सेल्स बनाता है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी जो सिंपैथेटिक नर्वस है और पैरासिम्पैथेटिक है या दूसरे जो स्पाइनल नर्व्स है, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस टिश्यू। इसका आगे हम जिक्र तफसील से करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस न्यूरिलेशन के अमल में जब ये ग्रू आकर इसके किनारे आपस में टच करके मिल जाते हैं तो ये जो ग्रू था अब ट्यूब की शक्ल में पिंच अप होकर अलग होकर एक ट्यूबुलर लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब बनाता है, और ऊपर के जो एक्टोडर्म का लेता है वो आपस में जुड़ गया तो एपिडर्मिस बन गया, एक्टोडर्म बन गया, जिससे स्किन और स्किन से रिलेटेड हिस्से अब बाद में बनेंगे। जो न्यूरल ट्यूब अलग हुआ इससे पोस्टीरियर एंड से इलांगेटेड स्पाइनल कार्ड बनेगा और इंटीरियर एंड से बनेगा ब्रेन। और ये जो न्यूरल क्रिस्ट है जो कि वहां पर उस सूरत में तो यहाँ ये बॉर्डर था न्यूरल प्लेट का या न्यूरल फोल्ड का आखिरी टचिंग पॉइंट था, लेकिन यहाँ पर जब ये आपस में जुड़ रहे थे और ये भी जुड़ रहे थे तो ये अलग होकर स्प्लिट करके लेफ्ट राइट आकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं न्यूरल क्रिस्ट।
So the closure of the neural tube disconnects neural crest from the epidermis. तो इस सारे पिंचिंग के अमल में एपिडर्मस आपस में खुद जुड़ जाता है और ये न्यूरल क्रेस्ट अलग स्ट्रक्चर बना लेता है. न्यूरल ट्यूब प्योरली अलग से ट्यूबुलर शक्ल की सूरत में नीचे अलग हुआ. What happens next? अब आप देखें कि पूरा एपिडर्मस यानी जो कोई बाद में स्किन बनाएगा, न्यूरल ट्यूब एक पेवर शक्ल की एलांगेटेड स्ट्रक्चर की शक्ल में अब इस एम्ब्रियो में मौजूद है, जिसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब. न्यूरल क्रेस्ट जो था वो अलग होकर लेफ्ट राइट आकर आप इसने मसलन देख लें कि स्पाइनल गैंग्लिया भी बनाया. आपको पता है कि ये जो सेंट्रल ये जो न्यूरल ट्यूब है, दिस इज द ओरिजिनेटर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ब्रेन और स्पाइनल कार्ड भी इससे बनेगी. और आपको पता है कि जो मोटर न्यूरॉन्स है उनकी तो सेल बॉडीज इधर ही होती है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. इसलिए जो मोटर न्यूरॉन्स है वो तो ज्यादा इधर ही से बनेंगे, लेकिन जो बाकी न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन हो गए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हो गए, उनकी गैंग्लिया हो गए, ऑल ऑफ देम दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. जिसमें से इब्तिदा में आप ये देखें स्पाइनल गैंग्लिया ने, आपको याद है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो स्पाइनल कार्ड के करीब आकर डाल्सर रूट के थ्रू एक गैंग्लिया बनाते हैं. सो ये अभी गैंग्लिया बनना का आगाज है. आगे फिर इसी से स्पाइनल गैंग्लिया बनेगा, जिसका जो इफरेंट वो है आउटग्रोथ, वो डार्सल रूट के थ्रू अंडर एंटर होगा. और जो मोटर न्यूरॉन है, आपको याद होगा मैंने कहा था कि उस स्पाइनल कार्ड उसकी तो सेल बॉडी भी इधर ही होती है. तो इधर से सिर्फ एक्सान निकलेगा जो कि वेंट्रल रूट बनाएगा, उसमें गैंग्लिया नहीं होती. सो जो मोटर न्यूरॉन्स है वो तो इसी न्यूरल ट्यूब ही से ओरिजिनेट होंगे, जबकि स्पाइनल न्यूरॉन्स, स्पाइनल नर्व्स, सिंपैथेटिक पाथवे के जो न्यूरॉन्स है वो प्री गैंग्लियानिक और पोस्ट गैंग्लियानिक और इवन गैंग्लियन, दे विल ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल. और ये मेसोडर्म भी आगे आप देखेंगे कि बॉडी में जब ये बॉडी इलांगेट होती रहती है, सो द मेसोडर्म स्प्लिट अप इनटू segmentally repeated patches which are called as somites. So इसको the notochord degenerates and persists at nucleus pulposus. ये notochord तो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जब ये न्यूरिलेशन वगैरह का अमल हो जाए और आगे ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाए, ये खत्म हो जाता है. एंड इट इज रिप्लेस्ड विद वर्टिब्रल कॉलम. अलबत्ता इसका कुछ हिस्सा परसिस्टेंट रहता है. वो कौन सा हिस्सा है? एंड परसिस्ट एज न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. इंटरवर्टिब्रल डिस्क का एक होता है न्यूक्लियस पल्पोसस, एक होता है इनलस फाइब्रोसस. जो बाहर वाला किनारा है वो तो इनलस फाइब्रोसस है, जो अंदर का उसका जिली लाइक मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, वो यही नोटोकार्ड ही के सेल्स होते हैं. सो इट परसिस्ट एज न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. बाकी जो रिमेनिंग पूरा रॉड था वो खत्म हो जाता है, उसकी जगह ले लेता है वर्टिब्रल कॉलम. मेसोडर्म डिफरेंशिएट्स इनटू सोमाइट्स. ये टुकड़े टुकड़ों में सेगमेंट वाइज बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी की जो सेगमेंटली रिपीटेड ऑर्गन है, जैसे मसल्स है, रिब्स है वगैरह, वो बन जाते हैं. आगे इसको थोड़ा सा एक एनिमेटेड सूरत में देख ले. ये न्यूरल प्लेट वाला रीजन था जो कि अंदर घुस गया तो न्यूरल ग्रूव बन गए. ये इसके वो है न्यूरल फोर्ड्स. और अब देखें अपने वो जो ब्लू स्ट्रक्चर में ये थे न्यूरल क्रिस्ट के सेल्स जो कि न्यूरल फोर्ड के किनारों पे है. जब ये आपस में जुड़ गए, ये अलग हुआ, तो ये वाले भी अलग होकर क्या बन जाते हैं? न्यूरल क्रिस्ट बन जाती है. और रेस्ट ऑफ द एपिडर्मस आपस में जुड़कर देखे एक कॉमन लेयर बन जाती है. ये एपिडर्मस हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब और ये न्यूरल क्रिस्ट सेल्स. और साथ साथ मेसोडर्म में भी डिफरेंशिएशन हो रही है. आप देख ले कि इसका बाहर वाला लेयर और अंदर वाला लेयर बनके यहाँ एक कैविटी अपीयर हो रही है, जिसको हम सीलोम कहते हैं. ये है नोटोकार्ड. और नीचे वाला जो ये लेयर है ये है एंडोडर्मस. तो अब ये इनफोल्डिंग को देख ले. फिर आप देखें कि पिंचिंग हो रही है न्यूरल ट्यूब की. और ये है ये जो पहले किनारे थे जिसको हम न्यूरल फोर्स कहते थे, अब जब ये आपस में पिंचिंग का अमल करते हैं तो एपिडर्मस प्योरली अलग हो जाते हैं, और ये जो किनारे थे वो अलग होकर न्यूरल क्रेस्ट की शक्ल इख्तियार कर. ये देखें, ये देखें, अब ये न्यूरल क्रेस्ट बनेंगी. ये देखिए न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है. और जो मेसोडर्म है वो भी स्प्लिट अप हुआ, इसमें सीलोम भी अपीयर हो गई. बाहर वाला सोमैटिक मेसोडर्म, अंदर वाला स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, दरम्यान में सीलोम भी अपीयर हो जाते हैं इन ईच सोमाइट. अब इस स्टेज में अब गैस्ट्रूला के बजाय जब न्यूरुलेशन कंप्लीट हो जाती है, इस एम्ब्रियो को अब कहते हैं न्यूरोला. अब आप देखें इसको ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो आप देखें ऊपर ये जो ब्लू सेल्स है ये है एक्टोडर्म के. इनसे अलग होकर ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अलग हो चुका है, दिस इज न्यूरल ट्यूब. और साइडों की तरफ
साइडों की तरफ जो है ये मेसोडर्म जो है इट हैज बीन स्प्लिट अप इनटू सेगमेंटली रिपीटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड सोमाइट्स, और इस सोमाइट में आप देखें मजीद मैच्योरेशन के नतीजे में बाहर वाला लेयर बना है, इसको कहते हैं सोमेटिक मेसोडर्म। अंदर वाला लेयर बना है जिसको कहते हैं स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, जिससे सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स बनेंगे, इससे डॉर्सल बॉडी वाल और स्केलेटल सिस्टम बनेगा, और दरमियान में कैविटी अपीयर हुई है जिसको कहते हैं सीलोम। और ये जो येलो है दिस इज द एंडोडर्म व्हिच विल डिफरेंशिएट इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम और गट। इस हालत में आप देख रहे हैं ये न्यूरिलेशन का अमल शुरू हो चुका है। ये है न्यूरल फोल्ड्स और ये है न्यूरल प्लेट के सेल जो कि ग्रूव की शक्ल में अंदर घुस रहा है। आगे जाके आप देखें कि ये ग्रूव बढ़ता बढ़ता अंदर घुसते घुसते यहाँ पर जब इनके किनारे जुड़ जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब। और ये है न्यूरल फोल्ड्स आपस में फ्यूज हो चुके हैं। तो जब ये फ्यूज होंगे तो ये कंप्लीट एक्टोडर्म बनेगा और अंदर एक लेयर न्यूरल क्रिस्ट की शक्ल में अलग हो जाता है, जबकि अंदर जो ट्यूब अंदर पंच के रह गए उसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही की वजह से आपको याद होगा हमने नर्वस सिस्टम में भी बताया था कि हमारा कार्डियस का जो नर्वस सिस्टम है ये डॉर्सल इन पोजीशन होता है और हालो होता है। तो हालो का मतलब ये है कि इसमें अंदर एक स्पेस रह जाता है जो कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से बाद में भर जाता है। तो वो स्पाइनल कार्ड में सेंट्रल कैनाल की शक्ल में होता है, जबकि ब्रेन में ये कैविटीज इन द फॉर्म ऑफ वेंट्रिकल्स होती है। सो इस स्टेज में न्यूरुलेशन के बाद ये जो एम्ब्रियो है अब इसको कहते हैं न्यूरोला। न्यूरल क्रिस्ट की जो है आगे हम अगर बात करें सो न्यूरल क्रिस्ट एंड इट्स रोल इन डेवलपमेंट। So early in the process of development, vertebrate embryos developed a fold on the neural plate where the neural and epidermal ectoderms meet. आपने देखा ये आपस में साइडों की तरफ एक्टोडर्म था और दरमियानी न्यूरल प्लेट सेल जो थे वो तो नर्वस सिस्टम की शक्ल में या न्यूरल ट्यूब बन चुके हैं। जो किनारा था वो आपस में फ्यूज होकर एक थर्ड लेयर बना देती है जिसको क्या कहते हैं न्यूरल क्रिस्ट, कॉल्ड द न्यूरल क्रिस्ट। The neural crest produces neural crest cells (NCCs) which become multiple different cell types and contribute to the tissues and organs as an embryo develops. ये आगे हम देखेंगे कौन कौन से organs मसलन। अच्छा पहले तो इसके प्रोसेस को देखें दोबारा एक दफा। ये वो एपिडर्मिस है जिसमें ये रीजन क्या है, ये है न्यूरल प्लेट, ये है न्यूरल प्लेट बॉर्डर और ये रिस्ट ऑफ द एपिडर्मिस यानी एक्टोडर्म है। अब ये जब फोल्डिंग का अमल हुआ इन फोल्डिंग का तो ये जो स्ट्रक्चर बना दिस इज द न्यूरल ग्रूव और ये न्यूरल फोल्ड्स है और ये उसके एजेस है जहां पर ये आपस में कन्वर्जिंग के नतीजे में जुड़ जाएंगे। तो जो ही ये आपस में आकर जुड़ते हैं ये लेयर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, नीचे न्यूरल ट्यूब आपस में फ्यूज हो जाता है और ये जो किनारा था अब ये न्यूरल क्रिस्ट बनकर साइडों की तरफ इसके सेल माइग्रेट होते हैं, विच आर कॉल्ड न्यूरल क्रिस्ट और न्यूरल क्रिस्ट सेल्स। ये स्ट्रक्चर जो बना दिस इज न्यूरल ट्यूब। एपिडर्मिस अलग हुआ। अब ये क्या करती है, A few of the organs, ये मतलब कि मैं कुछ मिसालें बता रहा हूँ कौन कौन से। A few of the organs and tissues include peripheral and enteric यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल न्यूरॉन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में, और जो किनारों स्किन की तरफ जो खासकर सेंसरी एरियाज की तरफ टच के लिए और टेम्परेचर के लिए वगैरह के जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो, एंड ग्लिया, और न्यूरॉन्स के अलावा उनकी ग्लिया सेल्स यानी जो न्यूट्रिटिव सेल्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गेंग्लिया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गेंग्लिया भी और इसकी न्यूरॉन्स भी। एड्रिनल मिडुला, एड्रिनल मिडुला आपको याद होगा ये एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन सिक्रीट करती है जो न सिर्फ हार्मोन्स है बल्कि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी है। इसलिए एड्रिनल मिडुला के सेल्स को हम कहते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, यानी वो एक किस्म की उसका ओरिजिन है नर्वस सिस्टम से। सो किससे ओरिजिनेट होता है, इन न्यूरल क्रिस्ट से। पिगमेंट सेल जो हमारे स्किन के अंदर मेलेनोसाइट्स वगैरह है। कार्टिलेज एंड बोन ऑफ द क्रेनियम, क्रेनियम के कुछ प्लेट्स भी इसी से बनते हैं। एंड फेस एंड टीथ, और टीथ और खासकर उसका जो पल्प है जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूरल क्रिस्ट सेल्स। द डाइवर्सिटी ऑफ द न्यूरल क्रिस्ट सेल्स दैट the neural crest produces has led researchers to propose the neural crest as a fourth germ layer। तो 3 जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। कुछ साइंटिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि इसको हम ये न्यूरल क्रिस्ट के सेल को हमें 4th जर्म लेयर कहना चाहिए। क्यों कि इससे इतने ज्यादा ऑर्गन्स बनते हैं। और वन ऑफ द प्राइमरी सेलुलर स्ट्रक्चर्स इन अर्ली एम्ब्रियोज फ्रॉम व्हिच ऑल एडल्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स अराइज। तो जिस तरह एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम और स्किन वगैरह बनता था या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एंडोडर्म से बन रहा था, तो आप इस लेयर को देख रहे हैं इससे कितनी मतलब वेराइटी ऑफ ऑर्गन्स बन रहे हैं। इसलिए साइंटिस्ट consider it as the 4th germinal layer।
अच्छा, सो इसके बाद जो है न्यूरोलेशन के बाद जो ऑर्गन्स जब एक दफ़ा डेवलप हो जाए एम्ब्रियो में, अब जो एम्ब्रियो है उसको हम एम्ब्रियो के बजाय 2 महीने बाद या 8 हफ्ते बाद क्या कहते हैं, फीटस। तो अब फीटस में जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर है वो इसका सिर्फ इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड साइज है और मास है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ। ऑर्गन जो बन चुके होते हैं वो आगे सिर्फ डेवलप होते रहते हैं, मजीद बनते नहीं है। इसलिए इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है, मेच्योरेशन होती है और एडल्ट स्टेज वाली शक्ल वो इख्तियार कर लेती है। द इंक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट द मोस्ट ऑब्वियस फेज इज ग्रोथ। सबसे वाज़ेह तो हमें ये चीज़ नजर आती है कि बहुत तेजी से एक जो माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर था वो बाद में कोई फ्यू इंचेस का बना और वो भी तेजी से बढ़ता बढ़ता बहुत बड़े साइज का फीटस बन जाता है बर्थ के वक्त। तो ये जो पूरा अमल है इसको कहते हैं ग्रोथ। ये सबसे वाज़ेह फेज होता है डेवलपमेंट के अमल का। When organogenesis is almost complete by 8 weeks after fertilization, the embryo is now called fetus. The rest of the development comprise only growth and maturation of organs and organ systems. तो आप देखें कि 3rd वीक पे ये जो न्यू रिलेशन का अमल शुरू हो चुका है। आप देखें कोई ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर नजर हमें नहीं आता। 4th वीक में भी ऑर्गन्स, ये हार्ट डेवलप होना शुरू हुआ है और आप देखें हेड और ये सोमाइट्स डिफरेंशिएट होना शुरू हुए हैं, लेकिन शक्ल इसकी अभी ह्यूमन तक नहीं है। 6 वीक्स में कुछ ना कुछ ऑर्गन्स बने हैं, लेकिन फिर भी आप शक्ल को देख के ह्यूमनली नजर नहीं आता। लेकिन 8 वीक्स पर आप देख लें बिल्कुल हेड, नोज और आंखें और ईयर्स और पाव वगैरह सब बन चुके हैं। इसलिए 8th वीक पर अब यहाँ तक तो इसको हम कहते थे एम्ब्रियो, इसके बाद हम इसको कहते हैं फीटस। अब इसके बाद फिर ये सिर्फ साइज में बढ़ता है, इसके ऑर्गन मैच्योर होते रहते हैं और फंक्शनली स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ